स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, मिल रहे थे उत्तर। इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे यह युग छायावादोत्तर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी सेंटर में। सो गाइस, हम हिंदी साहित्य को एक कड़ी श्रृंखला में विस्तारवादी रूप से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने अनेक युगों को जाना और समझा और पढ़ा है। उसी श्रृंखला में हम आज हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर युग को पढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण, जिसमें हम स्वतंत्रता की ओर लगभग पहुंच चुके थे, उस युग को आज हम पढ़ेंगे। तो आज का युग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा जो युग है वो है छायावादोत्तर युग। हिंदी साहित्य का यह युग छायावादोत्तर युग, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि इसकी समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है। जो इसकी छायावादोत्तर युग है, इसकी समय सीमा 1938 से 1947 तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य में छायावादोत्तर युग की समय सीमा। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि हिंदी साहित्य में 1938 से 1947 तक के काल को शुक्लयोत्तर युग कहते हैं स्टूडेंट्स। तो 1938 से 1947 का जो काल था वो शुक्लयोत्तर युग के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। तो वर्ण अर्थात शुक्ल युग 1919 से 38 के बाद का समय वर्ण शुक्लोत्तर, अर्थात इसका जो संत विच्छेद करेंगे शुक्लोत्तर अर्थात छायावादोत्तर युग का, तो क्या आएगा, शुक्ल युग के बाद का समय। मतलब शुक्ल उत्तर मतलब शुक्ल का उत्तर हो गया, मतलब उसके बाद का समय जो है छायावादोत्तर युग कहलाता है। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि इनके क्या क्या नाम हैं, इस युग के कौन कौन से नाम हैं। तो पहला नाम जो है वो है छायावादोत्तर युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है प्रसादोत्तर युग और चौथा है प्रेमचंद्रोत्तर युग। जो आपको ये बहुत ही आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि इस युग के नाम कौन कौन से, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपको भटका देते हैं कि जैसे पूछ ले प्रेमचंद्रोत्तर युग की 2 विशेषताएं लिखिए, या प्रसादोत्तर युग के 2 कवि लिखिए, या प्रेमचंद उत्तर युग की विशेषताएं लिखिए। तो आप मान लीजिए आप पढ़ के गए छायावादोत्तर युग, तो आप सोचेंगे ये कौन सा युग आ गया, हमने तो छायावादोत्तर छायावाद युग पढ़ा, ये प्रेमचंदोत्तर प्रसादोत्तर युग कौन से आ गए। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको इनके नाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए इनके जो नाम हैं वो छायावादोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग और यही नाम है। तो इनको ध्यान लगा के देख लीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में भटकाने के लिए ये सब पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि छायावादोत्तर युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आइए जानते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहली विशेषता छायावादोत्तर युग की है वो है खड़ी बोली में काव्य रचना, जो कि आधुनिक काल में हर युग में देखी गई है कि खड़ी बोली में काव्य रचना। और जो दूसरी विशेषता है वह प्रबंध व मुक्तक शैली का प्रयोग देखा गया है। इस युग में प्रबंध व मुक्तक शैली का प्रयोग देखा गया है। रहस्यवादी भावना देखी गई है, अर्थात कवियों ने रहस्यात्मक प्रवृत्ति पैदा की है और रहस्यात्मक भावना का पूर्ण रूप से प्रकाशित किया है अपने काव्य में इस युग के कवि व लेखकों ने। और जो अगली विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का मनोवैज्ञानिक रूप से, विचारात्मक रूप से प्रकृति का चित्रण मनोभावी रूप से किया है प्रकृति का चित्रण इस युग के कवि ने। और अगली विशेषता जो है वो है प्रसाद गुण, अर्थात प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। स्टूडेंट आपको बता दें, जैसे ओज गुण होता है वहाँ जो वीर रस की पैदा होता है, अर्थात वीर रस जहाँ पर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका प्रसाद गुण है वो प्रसाद गुण का प्रयोग भक्ति भावना उसमें किया जाता है प्रसाद गुण का प्रयोग। और जो आपका माधुर्य गुण है
वो प्रेम या श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इस युग के जो कवि थे उन्होंने प्रसाद गुण का प्रयोग किया, भक्ति भावना रूपी प्रसाद गुण का प्रयोग किया है छायावतोत्तर काल के कवियों ने। तो आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है छायावादोत्तर कवि, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूछ लिया जाता है कि छायावादोत्तर के दो कवि बताइए, उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आइए इस वीडियो में इनका उल्लेख करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो पहले जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर कवि हैं। इनकी रचना है हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। हम इस वीडियो में जो आपकी इम्पॉर्टेंट रचना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो लेके आए हैं, जो हर बार पूछी जाती हैं, तो आप उस पर टिक कर लीजिए। इनकी उर्वशी जो है वो महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक महाकाव्य है उर्वशी। और हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनकी चारों रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, हर बार पूछी जाती हैं और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। और दूसरे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी रचना मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये तीनों रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो अगले कवि हैं वो है नरेश शर्मा, जिनकी रचना पलाशवन। पलाशवन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पलाशवन किसकी रचना है, तो वो है नरेश शर्मा जी की। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, मतलब कि अगले कवि की ओर चलते हैं कि इनके अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, जिनकी रचना युग की गंगा। चौथे हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी रचना धानों के गीत। और अगले हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचना कर्णप्रिया, अंधायुग, ठंडा लोहा। ये युग गंगा और धानों के गीत और कर्णप्रिया, अंधायुग और ठंडा लोहा, ये भी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि अंधायुग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। और ये जो छायावादोत्तर कवि जो आपको बताएं 6 कवि, एग्जाम में ज़्यादातर 2 ही कवि पूछे जाते हैं, परंतु आपको हमने 6 कवि बताएं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो छायावादोत्तर नाटककार, कि इनमें कौन कौन से नाटककार हुए हैं, उनके नाम, उनकी रचनाएं जानते हैं। पहले उपेंद्र नाथ अस्क जी। जो पहले नाटककार हैं वो है उपेंद्र नाथ अस्क जी। तो उपेंद्र नाथ जी के अस्क का जो नाटक है वो है जय पराजय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि जय पराजय कौन सी विधा है, तो वो है नाटक विधा। और जो अगले हमारे नाटककार हैं छायावाद उत्तर युग के, वो है विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना जो है वो है कुहासा किरण और टूटते प्रवेश। और कुहासा किरण जो आपकी उस क्या कहते हैं क्लास 11th में है, वो कुहासा किरण है, जो कि पूछी जाती है विष्णु प्रभाकर जी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, तो ध्यान लगा के देखिए। जो अगले नाटक का है मोहन राकेश लहरों के राजहंस, इनकी ये नाटक विधा है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि जो लहरों के राजहंस है किसकी रचना है और कौन सी विधा है, तो वो नाटक विधा है और किसके द्वारा रचित की गई है, वो है मोहन राकेश द्वारा। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है छायावादोत्तर एकांकीकार। इस युग के एकांकीकार के बारे में जानते हैं कि एकांकीकार कौन कौन से थे। पहले थे धर्मवीर भारती, दूसरे थे जगदीश चंद्र माथुर, ये एकांकीकार माने गए हैं। तो इनकी एकांकी के बारे में जानते हैं। तो जो धर्मवीर भारती जी हैं उनकी एकांकी नीली झील, और जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा। भोर का तारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है छायावादोत्तर आलोचक। इस काल के आलोचकों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से आलोचक हैं। पहले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, जिनकी आलोचना है निराला की साहित्य साधना। कि निराला की साहित्य साधना जीवनी भी इन्होंने लिखा और आलोचना भी इन्होंने लिखा। दूसरे नामवर सिंह, बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, इनकी रचना इतिहास व आलोचना। तीसरे हजारी प्रसाद, जो इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथे लक्ष्मी सागर वासुदेव, जिनकी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज। आप इन आलोचकों के बारे में पढ़ सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य के किन्हीं 2 आलोचकों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। या कभी कभी सत्य कथन में भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कौन थे, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का जो अगला टॉपिक है वो है छायावादोत्तर
निबंधकार के बारे में उल्लेख करेंगे। निबंधकार कौन कौन से इस युग में? तो पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका निबंध कल्पलता कुटज। दूसरे ज्ञानेंद्र कुमार जड़ की बात। रामधारी सिंह जिनका राष्ट्रभाषा। ये जो इनके हैं वो निबंध हैं। इनमें कल्पलता कुटज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जड़ की बात, पर्दा, जड़ की बात और इनकी जो रचना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। सुनीता जो ज्ञानेंद्र कुमार जी की, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। आइए स्टूडेंट्स, छायावादोत्तर उपन्यासकार को पढ़ते हैं कि कौन कौन से उपन्यासकार हैं, एक एक करके जानते हैं। पहले हैं यशपाल, जिनकी उपन्यास दिव्या झूठा सच। दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका उपन्यास चित्रलेखा। तीसरे इलाचंद्र जोशी, जिनका उपन्यास जहाज का पंछी। चौथे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जो उपन्यास है वो चारुचंद लेख। दिव्या झूठा सच, ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से टिक कर लीजिए। दूसरा जहाज का पंछी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो चौथा चारुचंद लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है। इलाचंद जोशी जो बहुत सफल उपन्यासकार माने जाते हैं, इनका जो उपन्यास है जहाज का पंछी, ये स्टार कैटेगरी में रख लीजिए रचना कि जो इलाचंद जोशी जी का जहाज के पंछी रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। अब स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि छायावादोत्तर कहानीकार। इनके कहानीकार के बारे में पढ़ते हैं इस युग के। तो पहले इलाचंद जोशी, जिनकी कहानी आहूत। दूसरे हैं राजेंद्र यादव, जिनकी रचना है आहूत की शान, आन की शान। स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि इनके इतिहास लेखकों के बारे में जानते हैं कि इस युग के इतिहास लेखक कौन थे। तो पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये दो इतिहास लेखक माने गए हैं या अर्थात देखे गए हैं इस युग में। स्टूडेंट्स छायावादोत्तर पत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि इस युग की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं मानी जाती हैं इस युग की। तो पहली जो पत्रिका है वो है कादम्बिनी, जो किसके द्वारा संपादित की गई है? वो है राजेंद्र अवस्थी। कहाँ पर संपादित की गई? दिल्ली में। दूसरे हैं गंगा, पत्रिका का नाम गंगा, जो कि कमलेश्वर द्वारा संपादित की गई है। कहाँ संपादित की गई है? दिल्ली में। और अगले हैं धर्मयुग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा। आप इससे भी जान सकते हैं कि धर्मवीर भारती में भी धर्म है और पत्रिका में भी धर्म है। तो ये कहाँ पे संपादित की गई है? मुंबई में। दूसरी और जो चौथी पत्रिका है वो है शारिका, जो कि कमलेश्वर द्वारा दिल्ली में प्रकाशित की गई है। और जो अंतिम आज के वीडियो की पत्रिका है वो है हंस, जो कमलेश्वर द्वारा दिल्ली में। हंस प्रेमचंद्र ने भी लिखा, इन्होंने भी लिखा। तो किसके द्वारा संपादित की गई है? कमलेश्वर के द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने छायावादोत्तर युग को स्टेप बाय स्टेप बेसिक जानकारी, इनके प्रमुख कवि, उसकी समय सीमा, उसके बारे में, उसके उपन्यासकार, निबंधकार, उसके आलोचक, उसके इतिहास लेखक, उसके कांकीकार, उनकी पत्रिकाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सो गाइस, मुझे विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने से पहले आपको बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।